ये अभी बहुत छोटी है, उसे एक माँ की जरूरत है। तुम कब तक अकेले घर और खेत दोनों संभालोगे? तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना। वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। आज से मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बड़ी आई माँ कहने वाली, जब देखो तब खाने के लिए मुंह उठाई चली आती है। जा, रसोई में सूखी रोटियां रखी हैं, खा ले। और हाँ, खाने के बाद कुएं से पानी भर कर ला और सारे बर्तन मांज। क्या इलाज है? जल्दी बताओ, मेरी पत्नी बहुत तकलीफ में है। सना कर कहा, इन्हें किसी ऐसी सफेद बकरी का सूप पिलाना होगा जो घर में ही पली हो और बहुत वफादार हो। अगर उस बकरी के मांस का सूप इन्हें आज रात नहीं मिला तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। सुंदरवन नाम का एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव था। इस गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत, बहती हुई छोटी सी नदी और आम के बड़े बड़े बाग थे। इसी गांव में 7 साल की एक बेहद मासूम और प्यारी बच्ची रहती थी, जिसका नाम था पिंकी। पिंकी के सुनहरे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। पिंकी के पिता का नाम था रामचंद्र। रामचंद्र गांव के एक सीधे साधे और मेहनती किसान थे। वे पिंकी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। लेकिन पिंकी के जीवन में सबसे अनमोल कोई था तो वो थी उसकी सफेद रंग की प्यारी सी बकरी, जिसका नाम पिंकी ने रूही रखा था। रूही कोई साधारण बकरी नहीं थी। उसकी आंखें बहुत समझदार थीं और उसकी त्वचा मखमली जैसी सफेद थी। रूही पिंकी के इशारों को ऐसे समझती थी जैसे कोई इंसान समझता हो। पिंकी जब उदास होती तो रूही उसके पास आकर अपना सिर उसके हाथों पर रख देती। पिंकी जब खुश होती तो रूही उसके चारों तरफ चक्कर काटकर नाचने लगती। दोनों की दोस्ती पूरे सुंदरवन गांव में मशहूर थी। पिंकी जब बहुत छोटी थी तभी उसकी सगी माँ का देहांत हो गया था। पिंकी को अपनी माँ का चेहरा ठीक से याद भी नहीं था। उसके लिए उसकी माँ, उसका दोस्त और उसका सब कुछ उसकी बकरी रूही ही थी। रामचंद्र अपनी बेटी को माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन खेतों के काम के बाद उन्हें समय नहीं मिल पाता था। एक दिन गांव के मुखिया ने रामचंद्र से कहा, रामचंद्र, पिंकी अभी बहुत छोटी है, उसे एक माँ की जरूरत है। तुम कब तक अकेले घर और खेत दोनों संभालोगे? तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। रामचंद्र ने बहुत सोचा। उन्हें लगा कि मुखिया जी सही कह रहे हैं। पिंकी के अकेलेपन को दूर करने के लिए घर में एक माँ का होना बहुत जरूरी है। बहुत सोच विचार के बाद रामचंद्र ने पास के एक गांव की महिला मंजुला से शादी कर ली। मंजुला दिखने में बहुत ही सुंदर और शालीन महिला थी। जब वो पहली बार घर आई तो उसने पिंकी को गले से लगा लिया और कहा, वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। आज से मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। रामचंद्र यह देखकर बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी को आखिरकार एक माँ मिल गई। लेकिन मासूम पिंकी और सीधी साधी बकरी रूही को यह नहीं पता था कि इस सुंदर चेहरे के पीछे एक भयानक और लालची सच छिपा हुआ था। शादी के कुछ हफ्तों तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला। मंजुला पिंकी को अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती और रामचंद्र के सामने उसकी बहुत तारीफ करती। रामचंद्र को लगा कि उनकी जिंदगी बदल गई है। लेकिन जैसे ही रामचंद्र किसी काम से शहर या दूर के खेतों में जाते, मंजुला का रूप पूरी तरह बदल जाता। मंजुला असल में एक बेहद क्रूर, आलसी और जलनखोर औरत थी। उसे पिंकी से कोई लगाव नहीं था। वह सिर्फ रामचंद्र की जमीन और घर पर कब्जा करना चाहती थी। एक दोपहर जब रामचंद्र अनाज बेचने शहर गए हुए थे, मंजुला आंगन में बैठकर आराम कर रही थी। पिंकी स्कूल से भूखी प्यासी लौटी। पिंकी ने डरते डरते पूछा, माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? मंजुला ने अपनी आंखें तरेरी और गुस्से में चिल्लाकर कहा, बड़ी आई माँ कहने वाली, जब देखो तब खाने के लिए मुंह उठाई चली आती है। जा, रसोई में सूखी रोटियां रखी हैं, खा ले। और हाँ, खाने के बाद कुएं से पानी भर कर ला और सारे बर्तन मांज। पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी इतने कठोर शब्द नहीं सुने थे। वह रोती हुई रसोई में गई और सूखी रोटी का टुकड़ा लेकर आंगन के कोने में बैठ गई। तभी बाड़े से निकलकर रूही बकरी पिंकी के पास आई।
रूही ने जब अपनी छोटी मालकिन को रोते हुए देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ दिखने लगा। रूही ने धीरे से अपना सिर पिंकी के घुटनों पर रखा और एक जादुई हरकत की। रूही ने अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर आंगन में लगे अमरूद के पेड़ की एक डाल को अपने मुंह से हिलाया। जादुई रूप से पेड़ से एकदम पके हुए मीठे अमरूद पिंकी की गोद में आ गिरे। सिर्फ इतना ही नहीं, रूही ने बाड़े के पास रखे एक खाली कटोरे की तरफ इशारा किया। पिंकी जब वहां गई तो उसने देखा कि रूही के थन से अपने आप एकदम गाढ़ा और मीठा दूध टपक रहा था। पिंकी ने भरपेट दूध पिया और मीठे अमरूद खाए। उसकी भूख मिट गई और वह मुस्कुराने लगी। मंजुला ने खिड़की से यह सब देख लिया। वह हैरान रह गई और उसके मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसने सोचा, अच्छा, तो ये मामूली सी बकरी इस लड़की की ढाल बनी हुई है। जब तक ये सफेद बकरी इस घर में है, मैं पिंकी को भूखा नहीं रख सकती और ना ही उसे अपने बस में कर सकती हूँ। मुझे इस बकरी को रास्ते से हटाना ही होगा। मंजुला बहुत चालाक थी। वह जानती थी कि अगर उसने सीधे तौर पर बकरी को नुकसान पहुंचाया तो रामचंद्र उसे कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि रामचंद्र भी उस बकरी को बहुत शुभ मानते थे। इसलिए मंजुला ने एक बहुत ही नाटकबाजी से भरी योजना बनाई। कुछ दिनों बाद जब रामचंद्र घर पर थे, मंजुला अचानक जमीन पर गिर पड़ी और पेट दर्द का नाटक करने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे बाप रे, मेरे पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। रामचंद्र घबरा गए। उन्होंने तुरंत गांव के वैद्य जी को बुलाया, लेकिन वैद्य जी के आने से पहले ही मंजुला ने वैद्य जी के सहायक को कुछ पैसे देकर अपने पक्ष में कर लिया था। वैद्य जी ने मंजुला की नाड़ी देखी और सोच में पड़ गए, क्योंकि उन्हें कोई बीमारी समझ नहीं आ रही थी। तभी मंजुला ने आंख मारते हुए सहायक को इशारा किया। सहायक ने आगे बढ़कर कहा, वैद्य जी, मुझे लगता है कि इन्हें एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी हुई है। इसका इलाज सिर्फ एक ही है। रामचंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, क्या इलाज है? जल्दी बताओ, मेरी पत्नी बहुत तकलीफ में है। सहायक ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, इन्हें किसी ऐसी सफेद बकरी का सूप पिलाना होगा जो घर में ही पली हो और बहुत वफादार हो। अगर उस बकरी के मांस का सूप इन्हें आज रात नहीं मिला तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनते ही पिंकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी। नहीं पिताजी, नहीं, मेरी रूही को मत मारो। मेरी रूही बहुत अच्छी है, वो मेरी माँ जैसी है। रामचंद्र भी धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ उनकी पत्नी की जान थी और दूसरी तरफ उनकी मासूम बेटी की जान से प्यारी बकरी रूही। लेकिन अपनी पत्नी को तड़पता देख, जो कि एक नाटक था, रामचंद्र ने भारी मन से फैसला कर लिया। उन्होंने आंसू पोंछते हुए कहा, पिंकी बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ की जान से बढ़कर ये बकरी नहीं हो सकती। मुझे कड़ा कदम उठाना ही होगा। रामचंद्र ने गांव के कसाई मंगत राम को बुलावा भेज दिया। शाम ढल चुकी थी। कसाई मंगत राम अपनी बड़ी सी छुरी लेकर रामचंद्र के घर पहुंचा। पिंकी रूही के गले से लिपटकर जोर जोर से रो रही थी। रूही, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। अनोखी बात यह थी कि रूही बिल्कुल नहीं चिल्ला रही थी। वह बहुत शांत थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू डर के नहीं, बल्कि पिंकी से दूर होने के दुख के थे। रूही ने पिंकी के माथे को चूमा, मानो वह कह रही हो, रो मत मेरी बच्ची, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रामचंद्र ने रोती हुई पिंकी को खींचकर कमरे में बंद कर दिया। बाहर क्या हुआ पिंकी देख नहीं सकी, लेकिन उसे रूही की एक आखिरी चीख सुनाई दी। पिंकी का दिल टूट गया। वह कमरे के कोने में बैठकर पूरी रात रोती रही। मंजुला अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। उसका रास्ता साफ हो चुका था। रात को उसने बकरी के मांस का सूप पिया और अगली सुबह उठकर ऐसे बैठ गई जैसे वह पूरी तरह ठीक हो गई हो। सुबह जब पिंकी कमरे से बाहर निकली तो उसकी आंखें सूजी हुई थीं। उसने देखा कि बाड़ा खाली था। जहाँ रूही बंधी रहती थी, वहाँ सिर्फ थोड़ी सी घास और उसकी रस्सी पड़ी थी।
पिंकी रोती हुई बाड़े के पीछे वाले मैदान में गई। वहाँ रामचंद्र ने रूही की हड्डियों और बचे हुए अवशेषों को दफना दिया था। पिंकी उस छोटी सी कब्र पर बैठ गई और रोते रोते कहने लगी, रोही, तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? अब मेरी रक्षा कौन करेगा? अब मुझे प्यार कौन करेगा? तभी एक चमत्कार हुआ। पिंकी के आंसू जैसे ही उस मिट्टी पर गिरे, मिट्टी से एक छोटा सा अंकुर फूटा। पिंकी हैरान होकर देखती रही। वह अंकुर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते कुछ ही पलों में वह एक बहुत ही सुंदर, बहुत तेजी से जादुई सेब का पेड़ बन गया। उस पेड़ की पत्तियां मखमली थीं और उस पर लगे सेब एकदम लाल और सोने की तरह चमक रहे थे। पेड़ की टहनियां हवा में ऐसे हिल रही थीं, मानो कोई माँ अपनी बेटी को बाहों में बुला रही हो। पिंकी समझ गई कि यह उसकी प्यारी रूही ही है, जो अब एक पेड़ के रूप में उसकी मदद करने वापस आ गई है। पिंकी ने जब पेड़ की एक नीची टहनी को छुआ तो एक बड़ा रसीला सेब अपने आप टूटकर उसकी झोली में गिर गया। पिंकी ने उसे खाया तो उसका मन असीम शांति और शक्ति से भर गया। वह समझ गई कि जब भी उसे भूख लगेगी या वह उदास होगी, यह पेड़ उसका साथ देगा। लेकिन इस पेड़ की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। यह सेब सिर्फ और सिर्फ पिंकी के हाथ लगाने पर ही टूटता था। अगर कोई और उसे छूने की कोशिश करता तो पेड़ की टहनियां बहुत ऊपर चली जाती थीं और उसमें से नुकीले कांटे निकल आते थे। मंजुला ने जब घर के पीछे इतना सुंदर और अनोखा सेब का पेड़ देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, इतने सुंदर सेब अगर मैं इन्हें बाजार में बेचूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। मंजुला एक बड़ी सी टोकरी लेकर पेड़ के पास गई। उसने जैसे ही एक सेब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ की टहनी हवा में जोर से ऊपर उठ गई। मंजुला हैरान रह गई। उसने उछलकर सेब तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार एक टहनी ने चाबुक की तरह मंजुला की पीठ पर वार किया और उस पर नुकीले कांटे चुभ गए। मंजुला दर्द से चिल्लाई और पीछे गिर गई। अरे बाप रे, मर गई। तभी उसने देखा कि पिंकी वहां आई। पिंकी ने जैसे ही हाथ ऊपर किया, पेड़ की टहनी आदर से नीचे झुक गई और एक खूबसूरत सेब पिंकी के हाथ में आ गया। मंजुला का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो समझ गई कि यह उस मरी हुई बकरी का ही कोई जादू है। उसने पिंकी से कहा, सुन लड़की, ये सेब तू तोड़ेगी और मुझे देगी। अगर तूने सारे सेब तोड़कर मुझे नहीं दिए तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी। पिंकी डर गई। उसने पेड़ से सेब तोड़े और मंजुला को दे दिए। मंजुला उन सेबों को लेकर बाजार गई और उन्हें बहुत ऊंचे दामों पर बेचा। अब मंजुला अमीर होने लगी थी, लेकिन उसका लालच और पिंकी के प्रति उसकी क्रूरता कम नहीं हुई। वह पिंकी से दिन भर काम कराती और खुद ऐश करती। रामचंद्र को इस बात की भनक भी नहीं थी, क्योंकि वे तो सोचते थे कि उनके घर में धन दौलत मंजुला के आने के भाग्य से आ रहा है। समय बीतता गया। पिंकी अब 16 वर्ष की एक बेहद खूबसूरत, गुणी और सुशील लड़की बन चुकी थी। उसकी सुंदरता और शालीनता की चर्चा आसपास के गांवों में भी होने लगी थी। लेकिन मंजुला उसे हमेशा पुराने, फटे हुए कपड़े पहनाकर रखती और घर के पिछले हिस्से में छुपा कर रखती थी। मंजुला की खुद की भी एक बेटी थी, जो उसकी पहली शादी से थी और अब उनके साथ रहने आई थी, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत ही घमंडी, बदसूरत और आलसी थी। मंजुला चाहती थी कि जो भी अच्छा हो वह सिर्फ चिंकी के साथ हो। एक दिन उस राज्य के युवा और बुद्धिमान राजकुमार सिद्धार्थ सुंदरवन गांव के दौरे पर आए। राजकुमार बहुत ही दयालु थे और वे अपने राज्य के लोगों की स्थिति जानने के लिए खुद घूमते थे। घूमते घूमते राजकुमार रामचंद्र के घर के पीछे वाले रास्ते से गुजरे। वहां उनकी नजर उस जादुई सेब के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर लगे सोने जैसे चमकते लाल सेबों को देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा था। राजकुमार ने अपने घोड़े को रोका और आंगन में खड़े रामचंद्र और मंजुला से कहा, प्रणाम, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ।
क्या ये अनोखा पेड़ आपका है? राजकुमार को अपने घर के सामने देखकर रामचंद्र और मंजुला ने तुरंत झुककर प्रणाम किया। मंजुला ने हाथ जोड़कर कहा, जी हुजूर, ये पेड़ हमारा ही है। राजकुमार ने कहा, मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया है। क्या मुझे इसमें से एक सेब खाने को मिल सकता है? मैं इसके बदले आपको सोने की 100 मुद्राएं दूंगा। 100 मुद्राओं का नाम सुनते ही मंजुला की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपनी बेटी चिंकी को बुलाया और फुसफुसाकर कहा, चिंकी, जा दौड़कर पेड़ से एक सेब तोड़कर राजकुमार को दे दे। अगर राजकुमार तुझसे खुश हो गए तो वो तुझसे शादी भी कर सकते हैं और तू इस राज्य की रानी बन जाएगी। चिंकी खुश होकर सज धज कर पेड़ के पास गई। उसने मुस्कुराते हुए सेब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां सेब को छूने वाली थीं, पेड़ में एक जोरदार हलचल हुई। टहनियां इतनी ऊपर चली गईं कि चिंकी का हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं सका। चिंकी ने एक छिड़ी उठाई और सेब पर मारने की कोशिश की, लेकिन पेड़ की एक टहनी ने उसे जोर का झटका दिया और चिंकी कीचड़ में जा गिरी। उसका सारा मेकअप खराब हो गया और वह रोने लगी। राजकुमार यह देखकर बहुत हैरान हुए। मंजुला ने खुद कोशिश की, लेकिन पेड़ ने उसे भी कांटे चुभा दिए। रामचंद्र आगे बढ़े, पर पेड़ ने उन्हें भी सेब नहीं दिया। राजकुमार समझ गए कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। उन्होंने गंभीर होकर कहा, ऐसा लगता है कि ये पेड़ किसी खास इंसान का इंतजार कर रहा है। क्या आपके घर में कोई और भी है? मंजुला ने तुरंत झूठ बोल दिया। नहीं हुजूर, हमारे घर में बस हम यही लोग हैं। ये पेड़ आज थोड़ा खराब मूड में है, आप कल आइएगा। राजकुमार जाने ही वाले थे कि तभी हवा का एक तेज झोंका चला। उस झोंके के साथ पेड़ की पत्तियां बहुत जोर से सरसराने लगीं, मानो वे रो रही हों और किसी को पुकार रही हों। पेड़ से एक बहुत ही मधुर और दुखद आवाज जैसी ध्वनि निकलने लगी। राजकुमार रुक गए। उनका दिल कहने लगा कि यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, पूरे घर की तलाशी लो। मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। मंजुला डर से कांपने लगी। सैनिकों ने घर के कोने कोने को छाना और आखिरकार उन्होंने रसोई के पीछे बने एक अंधेरे और गंदे कबाड़खाने का दरवाजा खोला। वहाँ पिंकी फटे हुए कपड़ों में बैठी रो रही थी। मंजुला ने उसे वहाँ जबरन बंद कर दिया था। सैनिक पिंकी को आदर पूर्वक आंगन में लेकर आए। पिंकी के चेहरे पर भले ही धूल लगी थी और उसके कपड़े फटे थे, लेकिन उसकी आंखों की मासूमियत और उसका तेज देखकर राजकुमार समझ गए कि असली रत्न तो यही है। तुम कौन हो लड़की? राजकुमार ने नरमी से पूछा। मैं इस घर की बेटी हूँ हुजूर। पिंकी ने सहमे हुए स्वर में कहा। रामचंद्र अपनी बेटी की यह हालत देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने मंजुला से पूछा, मंजुला, तुमने पिंकी को कबाड़ खाने में क्यों बंद किया था? और इसके कपड़े ऐसे क्यों हैं? तुमने तो कहा था कि ये अंदर सो रही है। मंजुला ने बात बनाने की कोशिश की। अरे अजी, मैं तो बस इसे बाहरी लोगों की नजर से बचा रही थी। ये बहुत नादान है। राजकुमार ने मंजुला को टोकते हुए पिंकी से कहा, क्या तुम मुझे इस पेड़ से एक सेब तोड़कर दे सकती हो? पिंकी ने सिर हिलाया। वह धीरे धीरे पेड़ के पास गई। जैसे ही पिंकी पेड़ के करीब पहुंची, पूरा पेड़ खुशी से झूम उठा। उसकी पत्तियां चमकने लगीं और टहनियां इतनी नीचे झुक गईं मानो वे पिंकी के चरणों को छू रही हों। पिंकी ने बड़े प्यार से पेड़ के तने को सहलाया और कहा, मेरी प्यारी रूही, हमारे राज्य के राजकुमार के लिए एक सुंदर सा सेब दे दो। तुरंत पेड़ की सबसे ऊंची टहनी से सबसे बड़ा, चमकदार और जादुई सेब टूटकर सीधे पिंकी के हाथों में आ गिरा। पिंकी ने वह सेब पूरी शालीनता के साथ राजकुमार को सौंप दिया। राजकुमार ने जैसे ही उस सेब का एक टुकड़ा खाया, वे एक अद्भुत दिव्य आनंद से भर गए। वे समझ गए कि यह लड़की कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि इसके पास पवित्रता और सच्चे प्रेम की शक्ति है। राजकुमार ने रामचंद्र की तरफ देखा और कहा, रामचंद्र जी, आपकी बेटी एक दिव्य आत्मा है, लेकिन
मुझे लगता है कि आपके घर में इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। तभी सुंदरवन गांव के कुछ लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। जब उन्होंने देखा कि राजकुमार खुद वहां मौजूद हैं, तो एक बूढ़ी काकी ने आगे बढ़कर कहा, हाँ राजकुमार, इस बेचारी पिंकी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। इस क्रूर सौतेली माँ मंजुला ने रामचंद्र के सामने तो अच्छा बनने का नाटक किया, लेकिन पीठ पीछे इस बच्ची को दासी बनाकर रखा। तो अच्छा बनने का नाटक किया, लेकिन पीठ पीछे इस बच्ची को दासी बनाकर रखा। यहाँ तक कि इसने पिंकी की जान से प्यारी बकरी रूही को भी धोखे से मरवा डाला। यह सुनकर रामचंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे घुटनों के बल बैठ गए और रोने लगे। क्या मंजुला, क्या ये सच है? तुमने पेट दर्द का नाटक करके उस बेजुबान की जान ले ली जिसने मेरी बेटी को पाला था। मंजुला का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार के सैनिकों ने उसे और उसकी बेटी चिंकी को दबोच लिया। राजकुमार ने कड़क आवाज में कहा, मंजुला, तुमने एक मासूम बच्ची पर अत्याचार किया, एक बेजुबान जीव की हत्या की साजिश रची और राज परिवार से झूठ बोला। इस अपराध के लिए तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस राज्य से हमेशा के लिए निकाला जाता है। तुम्हें काल कोठरी में कठिन कारावास भुगतना होगा। मंजुला और चिंकी रोती चिल्लाती रही, लेकिन सैनिकों ने उन्हें घसीटते हुए वहां से हटा दिया। रामचंद्र ने रोते हुए पिंकी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहा, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन सका। पिंकी ने अपने पिता के आंसू पोंछे और कहा, नहीं पिताजी, आपकी कोई गलती नहीं थी। आप तो बस मेरे लिए एक माँ लाना चाहते थे। राजकुमार सिद्धार्थ ये सब देख रहे थे। वे पिंकी के दयालु और क्षमाशील स्वभाव से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने रामचंद्र के सामने हाथ जोड़े और कहा, रामचंद्र जी, अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपकी गुणी बेटी पिंकी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं इसे अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ, जहाँ इसे दुनिया का सारा सुख और सम्मान मिलेगा। रामचंद्र की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी सहमति दे दी। पिंकी और राजकुमार की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। पूरे सुंदरवन गांव को रोशनी से सजाया गया था। लेकिन विदाई के समय पिंकी उस जादुई सेब के पेड़ के पास गई। उसने पेड़ को गले लगाया और रोने लगी। रूही, मैं महल जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़ूं? तभी एक और जादुई चमत्कार हुआ। उस सेब के पेड़ से एक बहुत ही सुंदर दिव्य सफेद प्रकाश निकला। उस प्रकाश के बीच से वही प्यारी बकरी रूही एक परी के रूप में प्रकट हुई। उसकी पीठ पर सुंदर पंख थे और उसका चेहरा चमक रहा था। रूही की जादुई आवाज गूंजी, पिंकी, मेरी प्यारी बच्ची, रो मत। मेरा काम तुम्हें सही और सुरक्षित मुकाम तक पहुंचाना था। अब तुम सुरक्षित हो और तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया है। मैं हमेशा एक अदृश्य शक्ति के रूप में तुम्हारे साथ रहूंगी। रूही परी ने अपना जादुई हाथ हवा में लहराया। वह सेब का पेड़ एक छोटे सुंदर जादुई पौधे में बदल गया, जिसे आसानी से गमले में लगाया जा सकता था। रूही ने कहा, इस पौधे को अपने साथ महल ले जाओ। ये हमेशा तुम्हारे आंगन को महकाएगा और तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। पिंकी ने मुस्कुराते हुए उस पौधे को अपने सीने से लगा लिया। रूही परी आसमान में सितारों के बीच विलीन हो गई। पिंकी अपने पिता का आशीर्वाद लेकर और उस जादुई पौधे को साथ लेकर राजकुमार के साथ रथ में बैठकर महल की ओर रवाना हो गई। रामचंद्र भी अब गर्व और सुख से रहने लगे। मंजुला को अपने पापों की सजा मिल चुकी थी और पिंकी का जीवन खुशियों से भर गया था।